गुड इवनिंग बच्चों, मैं इंदु लच क्लासेस सुल्तानपुर के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आज मैं जिस मूल विधि और संविधान के जिस पोर्शन को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, वो पोर्शन है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम। जो भी ऑडियंस हमें सुन रहे हैं, मैं पहली बात तो माफी चाहूंगा क्योंकि कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण और कुछ व्यस्तता के कारण मैं आपकी रेगुलर क्लास नहीं ले पा रहा हूं। लेकिन हाँ, इतना मैं वादा करता हूं कि आपका एग्जाम के पहले मैं सारे पोर्शन जो मैंने उठाया है मूल विधि और संविधान का, ये मैं 100% खत्म करके रहूंगा। इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। दूसरी चीज, जिस तरह से आपने मेरे वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूं और आगे भी आपसे ऐसी ही आशा चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने कमेंट के माध्यम से सुझावों को दें। इंप्रूवमेंट बहुत जरूरी है। इंप्रूवमेंट आपको जो भी चीजें चाहिए वो हम देने का प्रयास हमेशा हम करना चाहेंगे। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपको पुनः मैं अपनी स्ट्रेटजी पे ले जाना चाहूंगा सबसे पहले, क्योंकि मैंने हमेशा अपने वीडियो में एक चीज कही है कि आपकी लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण आपकी स्ट्रेटजी है। तो पोर्शन तो आपको मैंने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, इसके पहले जो पोर्शन मैंने उठाया है वो है दहेज प्रतिषेध अधिनियम। तो वो मेरी स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है और उस स्ट्रेटजी को मैं एक बार में पुनः समराइज करना चाहूंगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। सबसे पहले मैं आपको जो पुराना मैंने आपको एक स्ट्रेटजी का प्लान बताया था उस पर मैं ले चलना चाहूंगा आपको। देखिए, मैंने पहले वीडियो में आपको क्लियर कर दिया था कि मुझे कैसे पढ़ाना है और मैंने आपको बताया था कि बीएनएस और बीएनएसएस मैं एकदम एग्जाम के लास्ट टाइम में पढ़ाऊंगा। ठीक, उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि उसके बाद जो पोर्शन स्टार्ट होगा, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के संबंध में विधिक प्रावधान, इनसे मैंने जो है स्टार्ट करने के लिए आपसे कहा था और मैंने आपको पहला पोर्शन जो है वो पढ़ा दिया है। वो पहला पोर्शन है आपका कौन सा? दहेज प्रतिषेध अधिनियम। और इसमें मैंने दो क्लास ली है। उसके बाद मैंने एमसीक्यू की भी क्लास ली है। टोटल मैंने 3 क्लास इसमें ली है और इन तीनों क्लास में मैंने दहेज प्रतिषेध अधिनियम के सेक्शंस को अच्छे से समझाया, उसके बाद आपको अच्छे से प्रैक्टिस कराई है। आज जो मैं पोर्शन स्टार्ट करने जा रहा हूं, मेरी स्ट्रेटजी का सेकंड पोर्शन है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम। तो उसी पे चर्चा स्टार्ट होगी और इसमें भी मैं लगभग आपका 2 से 3 क्लास लूंगा। 2 से 3 क्लास लेने के बाद इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कराऊंगा। आपको इन सारी क्लास को एक रेगुलर वे में लेना है। जो भी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, लच क्लासेस सुल्तानपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं अभी तक ज्वाइन किए हैं लच क्लासेस सुल्तानपुर, उसको ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैं सारे पीडीएफ में इसी के क्लास के बाद में टेलीग्राम चैनल पर ही भेजता हूं। तो शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम और ये एक सामाजिक बुराई भी है। इसके पहले जो मैंने आपको पढ़ाया दहेज प्रतिषेध अधिनियम, वो भी एक सामाजिक बुराई था और आज भी जिस चीज की मैं चर्चा करने जा रहा हूं वो भी एक सामाजिक बुराई है। ठीक, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। ठीक, सबसे पहले बाल विवाह के बारे में जैसे लोगों का क्या मानना है, बाल विवाह का क्या सिद्धांत है या बाल विवाह का मेन जो पॉइंट है वो क्या है, तो मैं सबसे पहले ये क्लियर करना चाहूंगा कि सभी देश की सरकारें, हमारे भारत सरकार ने भी विवाह की एक निश्चित आयु तय कर रखी है। उस निश्चित आयु के नीचे अगर लड़के और लड़कियों की शादी की जाती है तो उसे चाइल्ड मैरिज कहा जाता है या बाल विवाह कहा जाता है। तो हमारे यहाँ जो इस बच्चों के शादी की उम्र है या मतलब युवाओं के शादी की उम्र जो है वो डिसाइड की गई है, लड़कों में 21 वर्ष और लड़कियों में मिनिमम 18 वर्ष निर्धारित की गई है। तो इसके नीचे जो भी शादियां हो रही हैं, इसके नीचे जो भी शादियां होती हैं उन्हें बाल विवाह के नाम से जाना जाता है और उनको अगर इससे नीचे की शादियां हो रही हैं तो उनके ऊपर ये कानून लागू होता है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। ठीक, इस पे बहुत अच्छे से चर्चा होगी। ये क्या है, इसके कारण क्या है, इन सब पे चर्चा होगी। इसमें कितने सेक्शन हैं, सारे सेक्शन पे चर्चा होगी और लास्ट में प्रतिषेध अधिनियम से जुड़े हुए, इस बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम से जुड़े हुए एमसीक्यू हल कराए जाएंगे, बढ़िया से प्रैक्टिस कराई जाएगी। बस आप लोगों का काम यह है कि आप जो है अच्छे से क्लास को लें, रेगुलर वे में लें और सारे पीडीएफ को अपनी नोट्स में बनाते हुए चलें। जैसे मैं करंट की क्लास लेता हूं तो उसमें मैं आपको थोड़ी सी छूट देता हूं कि आप थोड़ा बहुत उसमें आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं संविधान और मूल विधि की क्लास में हमेशा मना करूंगा
कि आप अपनी कॉपी और पेन को साइड में रख दें। सारे मैटर पीपीटी के थ्रू आपको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, लिखकर भी समझाऊंगा। जो लिखने वाली चीजें होंगी वो पीपीटी के माध्यम से आपको मिल जाएंगी। आप बस मेरी बातों को सुनते रहिएगा और जो भी आपको सुझाव हो, जो भी आपको डाउट्स हो, उसको कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप मुझे भेजते रहिएगा। तो शुरुआत करेंगे बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। सबसे पहले देखिए, जैसे मैंने अभी शुरुआत की थी कि बाल विवाह किसे कहते हैं, तो सबसे पहले मैंने अपनी पीपीटी में आपकी डिफिनीशन दी है और डिफिनीशन बाल विवाह की सामान्य परिभाषा को इंगित करती है। यह परिभाषा या डिफिनीशन क्या कहती है कि ऐसा विवाह जिसमें बालक की आयु कितनी वर्ष हो, 21 वर्ष हो, जिसमें बालक की आयु 21 वर्ष हो, 21 वर्ष से कम हो एवं बालिका की आयु 18 वर्ष से कम हो, एवं बालिका की आयु कितने वर्ष से कम हो, 18 वर्ष से कम हो, तो वह विवाह बाल विवाह कहलाता है, माना जाता है। ठीक, तो भारत सरकार ने जो विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित कर दी है, लड़कों में 21 वर्ष और लड़कियों में 18 वर्ष, इससे नीचे की शादी जो भी होती है वो बाल विवाह के अंतर्गत मानी जाती है। तो मैंने पहले पॉइंट में आपको बाल विवाह की सामान्य परिभाषा दी है। ठीक, अब इस बाल विवाह का जन्म अगर कोई कहे तो कब से है, तो इस बाल विवाह प्रथा का जो जन्म है वो प्राचीन काल से ही है। बाल विवाह एक कुरीति के रूप में हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही थी और ये कुरीति आज भी चली आ रही है, आज भी चली आ रही है। और इसी को रोकने के लिए हम लोगों ने जो है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 2006 लाया था। ठीक, इस प्रथा का चलन प्राचीन काल से है, इस प्रथा का चलन प्राचीन काल से है। ठीक, अगर आपको कोई काल कहे, इंडिकेट कहे, तो आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि वैदिक काल के बाद, इसको आप कह सकते हैं वैदिक काल के बाद से इस प्रथा के प्रमाण मिलते हैं। ठीक, मैंने जब दहेज प्रतिषेध अधिनियम आपको पढ़ाया था तो मैंने खुद बताया था कि दहेज के जो प्रारंभिक लक्षण हैं वो आपको ऋग्वैदिक काल से मिलते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद में बाल विवाह का कोई प्रमाण नहीं है। कि जैसे बाल विवाह का प्रमाण मतलब क्या हुआ, जैसे 21 वर्ष, इतनी एज तो नहीं थी, लेकिन हाँ कि छोटे एज में बच्चों और लड़के और लड़कियों की शादी नहीं की जाती थी, इतना तय है। क्योंकि आज की सरकार उस समय के समय में काफी अंतर है। आज हमारा एज का पैमाना दूसरा है, उस समय एज का पैमाना दूसरा था। ठीक, तो आप कह सकते हैं कि अगर कोई कहे, पूछे कि कब से आप इसके लक्षण के, इस प्रथा के प्रमाण मिलना शुरू होते हैं, तो आप कह सकते हैं वैदिक काल के बाद से इस प्रथा के प्रमाण मिलना प्रारंभ हो जाता है। ठीक, अब जो दूसरा पॉइंट हमने बताया है कि इस प्रथा के चलन के दुष्परिणाम, इस प्रथा के चलन के दुष्परिणाम क्या हैं। ठीक, ये जो बाल विवाह है, इस प्रथा के जो दुष्परिणाम है, क्यों ये कानून लाया गया है, उसके बारे में मैंने चर्चा की है। इसमें मैंने जो सबसे पहला पॉइंट बनाया है, सबसे पहला पॉइंट बनाया है कि शारीरिक रूप से परिपक्व ना होना। ठीक, शारीरिक रूप से परिपक्व न होना। ठीक, अगर बाल विवाह होता है तो आप लोग जानते हैं कि जैसे जो हम लोगों ने एज बना रखी है 21 वर्ष और 18 वर्ष, उससे पहले हमारी बॉडी को पूरी तरह से डेवलप नहीं माना जाता। ठीक, तो अगर इसके पहले शादी होती है तो इसका मतलब है कि हमारी मेच्योरिटी नहीं है और उस मेच्योरिटी के ना होने से हमारे कई चीजों में डिस्टर्बेंस हो सकता है, जिसमें सबसे पहला डिस्टर्बेंस हो सकता है कि संतानों में विकार हो सकता है। ठीक, क्या हो सकता है, संतानों में विकार। संतानों में विकार मतलब संतान आपका जो विवाह के पश्चात होगी, विवाह के पश्चात संतानों में बीमारियां हो सकती हैं। विवाह के पश्चात संतानों में क्या हो सकती हैं, बीमारियां कई हो सकती हैं। ठीक, जिनको मैंने यहाँ पे विकार नाम दिया है। ठीक है, डिजीज हो सकती है कई। इसके साथ ही जो सबसे बड़ा रिस्क है, महिला के गर्भधारण में रिस्क है। ठीक, एवं प्रसव के समय रिस्क है। ठीक, भारत में बहुत सारी महिलाओं की और बहुत सारे नवजात शिशुओं की मृत्यु जो है वो इन्हीं सब दिक्कत की वजह से हो जाती है। तो इसके जो सबसे पहला जो शारीरिक रूप से आपका दुष्परिणाम है कि मेच्योरिटी न होने से आने वाली संतानों में विकार हो सकता है। और महिलाओं के साथ सबसे बड़ी समस्या है, ठीक है, गर्भधारण में, और उसके बाद समस्या है किसमें, प्रसव में। वैसे भी हम लोग जानते हैं भारत में नवजात शिशु मृत्यु दर जो है अभी भी ज्यादा है। एक तरह से अगर देखा जाए तो इसका कारण कहीं ना कहीं से ये है कि कम एज में शादी होना। ठीक, अगला जो आपका जो पॉइंट है, अगला जो पॉइंट है जो मैंने बनाया है
कि सामाजिक रूप से शोभनीय नहीं है। ठीक, यदि बाल विवाह देखा जाए तो सामाजिक रूप से उसको एक स्टेटस नहीं मिलता है, सामाजिक रूप से स्टेटस उसको नहीं मिलता है। ठीक, शोभनीय मतलब शोभा ना लगना, ठीक है, एक सोशल स्टेटस के फॉर्मेट में ना आना, अच्छा ना माना जाना, ये कहा जाता है कि सामाजिक रूप से शोभनीय नहीं है। ठीक, इसके बाद अगला जो आपका है, जो मैंने पॉइंट बनाया है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम को मैंने एक पॉइंट बनाया है। ये पॉइंट कहता क्या है कि पुरुष एक निश्चित आयु से पहले आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होता, जिसके फलस्वरूप परिवार के निर्वहन में समस्या होती है। ये सबसे बड़ी समस्या है। यदि देख लीजिए हमारे आसपास आज भी ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं जिनमें कम एज में शादी हो जाती है, तो एक प्रेशर पुरुष या पति के ऊपर आ जाता है और उस एज में वो इतना सक्षम नहीं होता आर्थिक रूप से कि वो एक परिवार का निर्वहन कर सके। ये सबसे बड़ी समस्या है बाल विवाह की, क्योंकि अगर परिवार का पालन और बच्चों का लालन पालन अगर तरीके से न किया जाए तो एक मानसिक दबाव रहता है, और मानसिक दबाव की वजह से कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। और कई तो केस हम लोग ऐसे देखते हैं कि परिवार न चलाने की स्थिति में आत्महत्या तक के केस भी सुनाई देने को मिलते हैं। ठीक, तो ये सबसे बड़ी समस्या है। पुरुष एक निश्चित आयु से पहले आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होता है, जिसके फलस्वरूप उसके परिवार के निर्वहन में समस्या होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बाल विवाह का जो दुष्परिणाम है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। ठीक, इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समय से पहले परिवार एवं बच्चों की जिम्मेदारी के कारण पुरुष एवं महिला दोनों को, अब देखिए इसमें मैंने दोनों को पक्ष बनाया है कि समय से पहले परिवार एवं बच्चों की जिम्मेदारी के कारण पुरुष और महिला दोनों में अनेक शारीरिक, जो बात मैंने अभी कही उसमें पुरुष की बात की थी, इसमें मैंने पुरुष और महिला दोनों को इसमें शामिल कर लिया है, अनेक शारीरिक एवं मानसिक समस्याओं से ग्रसित हो सकते हैं। ठीक, जैसा पुरुष का हाल होगा उससे कहीं कम महिला का नहीं होता, क्योंकि महिलाओं के पास बच्चों के भी पालने की जिम्मेदारी होती है। पुरुष के पास पूरा परिवार चलाने की जिम्मेदारी है, महिलाओं के पास भी रहती है, महिलाओं के पास बच्चों की भी जिम्मेदारी, अतिरिक्त जिम्मेदारी होती है। इन जिम्मेदारियों का अगर ठीक ढंग से निर्वहन न हो पाए, एक समय से पहले अगर इन सब चीजों को करना पड़ जाए तो वास्तव में समस्या हो सकती है। और ये उन्हीं लोगों को ये चीज पता होगी जो इस समस्या से गुजर रहे होंगे या जिनके परिवार में इस तरह की समस्याएं होंगी। ये बहुत बड़ी समस्या है जिसमें पुरुष और महिला समान रूप से मानसिक और शारीरिक रोगी हो जाते हैं। अगला पॉइंट जो मैंने बनाया है वो ये कहता है कि विवाह नामक संस्था के उद्देश्यों, विवाह नामक संस्था के उद्देश्यों, उद्देश्य कौन है? संतान की उत्पत्ति, ठीक, मानव विकास, सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, आर्थिक विकास इत्यादि का ठीक ढंग से ना होना, इत्यादि का ठीक ढंग से पूरा ना होना। ठीक, जैसे विवाह नामक संस्था, जो बच्चे समाजशास्त्र के विद्यार्थी होंगे, सोशियोलॉजी के विद्यार्थी होंगे, वो जानते होंगे विवाह का क्या उद्देश्य है, जिसमें जो विवाह का उद्देश्य है मानव प्रजाति का विकास, और इस विकास में कई प्रकार के विकास है। पहला वंशावली का विकास है, ठीक है, अपने वंश को आगे बढ़ाना। ठीक, उसके बाद एक सामाजिक रूप से विकास करना है, एक अच्छे तरीके से विकास करना है, ठीक, सामाजिक विकास करना है। ठीक, इसके साथ ही यदि समय से सारी चीजें होंगी तो शारीरिक विकास भी उत्तम होगा, और यदि समय से सारी चीजें हो रही हैं तो जाहिर सी बात है कि आर्थिक विकास भी अच्छा होगा। तो जो विवाह संस्था का उद्देश्य है वो संतान की उत्पत्ति। ठीक, अभी मैंने बताया कि संतान की उत्पत्ति में समस्या हो सकती है, आने वाली संतान में विकार हो सकते हैं जिससे मानव विकास डिस्टर्ब हो सकता है, और इसके साथ सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, आर्थिक विकास इत्यादि का भी ठीक ढंग से न हो पाना इस बाल विवाह का दुष्परिणाम है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिखिएगा ना, बिल्कुल मत लिखिएगा, सुनते हुए चलिए, समझते हुए चलिए। जो भी डाउट्स हो आप उसको प्लीज शेयर करिए, मैं सारे चीजों का डाउट दूर करूंगा। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, हमारे चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज्यादा शेयर करिए। अब हम बात करते हैं कि ये जो बाल विवाह को रोकने का प्रयास कब से किया गया, और इस
प्रयास को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए वर्तमान समय में हमने इससे संबंधित जो कानून लाया है उसकी एक रूपरेखा हम आपको प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले जो बाल विवाह के बारे में, बाल विवाह प्रथा को रोकने का सबसे मजबूत प्रयास, बाल विवाह को रोकने का सबसे मजबूत प्रयास सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? वो किया गया मुगल सम्राट अकबर के द्वारा। मुगल सम्राट अकबर के द्वारा सबसे पहले इस प्रथा को रोकने का प्रयास किया गया। मुगल सम्राट के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। मुगल सम्राट ने इसी से संबंधित, आप कह सकते हैं महिलाओं से ही संबंधित एक विधवा विवाह को भी इन्होंने कानूनी दर्जा भी प्रदान किया था। तो इनकी सोच एकदम बेटर थी और ये चाहते थे कि इन दोनों प्रथाओं पर विराम लगे। ठीक, सती प्रथा पर भी रोकने का प्रयास उन्होंने किया था, ठीक है, उस पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया था, परंतु पूर्ण रूप से वो सफल नहीं हो पाए थे। ठीक, तो ये सर्वप्रथम प्रयास जो बाल विवाह को रोकने का किया गया था वो किसके द्वारा किया गया? अकबर के द्वारा। ठीक, इन्होंने क्या किया? इन्होंने लड़के और लड़कियों की न्यूनतम आयु को निर्धारित कर दिया विवाह के लिए। अकबर ने ही सबसे पहले लड़के एवं लड़कियों के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की। ठीक, और वो आयु कितनी थी? वो आयु थी आपकी 14 और 16 वर्ष। 16 वर्ष लड़के की और 14 वर्ष लड़कियों की। ठीक, अकबर ने ही सबसे पहले विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की। लड़कों के लिए इन्होंने रखा 16 वर्ष और लड़कियों के लिए इन्होंने रखा कितने वर्ष? 14 वर्ष। ये बहुत ही अच्छा प्रयास अकबर के द्वारा किया गया था। इसके बाद जो मजबूत प्रयास अगर माना जाए इस प्रथा को रोकने का, बाल विवाह प्रथा को रोकने का, तो ये मजबूत प्रयास माना जाता है कि अंग्रेजी शासनकाल में हुआ था। जैसे हम लोगों ने अंग्रेजी शासनकाल के बारे में इतिहास में भी पढ़ा होगा और आगे भी हम पढ़ेंगे, बहुत सारा चीजें उनसे जुड़ी हुई है। तो जो ये पहला प्रयास, मजबूत प्रयास आप मान सकते हैं, वो अंग्रेजी शासनकाल में ही हुआ था। और अंग्रेजों ने बहुत बुराइयां भी दी, तो लेकिन हाँ, उन्होंने कुछ जगहों पर अच्छाइयां भी की, इसमें कोई डाउट नहीं है। उन्होंने कुछ ऐसे कानून लाए जो यहाँ की कुरीतियों को समाप्त करने में काफी मददगार हुए। इन पर भी विस्तृत चर्चा होगी, लेकिन आज जैसे बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम पे बात हो रही है तो उसी से रिलेटेड बात होगी। इसमें जो सबसे पहला प्रयास किया गया वो अंग्रेजी शासन काल में 1891 में। ठीक, उस समय जो आपके वायसराय थे वो थे चार्ल्स लैंसडाउन थे और इनके ही शासन काल में, चार्ल्स लैंसडाउन के ही शासन काल में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी रखी गई? 12 वर्ष। कितनी रखी गई? 12 वर्ष। एक घटना हुई थी बंगाल में एक छोटी बालिका की मृत्यु हुई थी, जिसके बाद ये कदम उठाया गया था और उसके वजह से ही पहली बार जो है अंग्रेजी शासन काल में लड़कियों के लिए कानूनी रूप से विवाह की आयु निर्धारित की गई 12 वर्ष से। इसके बाद जो बढ़िया मजबूत प्रयास कहा जा सकता है, वो कहा जा सकता है लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। और इन्होंने 1930 में लॉर्ड इरविन के शासनकाल में बाल विवाह से संबंधित कौन सा एक्ट लाया? शारदा एक्ट। बहुत ही फेमस एक्ट, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, आने वाली परीक्षाओं में भी बड़ा इसका रोल है। तो इनके ही शासनकाल में 1930 में शारदा एक्ट लाया गया था, जिससे लड़की की विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष, कितने वर्ष? 14 वर्ष, और लड़के की विवाह की न्यूनतम आयु को कितना किया गया? 18 वर्ष। ठीक, लॉर्ड इरविन के शासनकाल में जो है सबसे पहले 1930 में जो है लड़कियों की विवाह की आयु, लड़कियों की 14 वर्ष निर्धारित की गई और लड़कों की आयु निर्धारित की गई 18 वर्ष। ठीक, सबसे मजबूत प्रयास, सबसे पहला मजबूत प्रयास अंग्रेजी शासनकाल में, इरविन के ही शासनकाल में मनाया गया शारदा एक्ट को माना जाता है। इसके बाद स्वतंत्र भारत में 1978 में, किस वर्ष में? 1978 में। स्वतंत्र भारत में 1978 में इसी शारदा एक्ट में संशोधन हुआ। किस वर्ष? 1978 में। और लड़के की न्यूनतम आयु को किया गया 21 वर्ष। ठीक, इस समय भारत जो है स्वतंत्र हो चुका था और भारत की सरकार ने लड़कियों और लड़कों की आयु निर्धारित की 21 वर्ष और लड़कियों की न्यूनतम आयु निर्धारित की 18 वर्ष। ठीक, और देखिए मैंने स्पष्ट लिखा है किसमें संशोधन के द्वारा? शारदा एक्ट में संशोधन के द्वारा। तो ये तो परिभाषा मैंने आपको बताई अभी
कि लड़कियों की आयु 18 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए और लड़के की न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए, 21 वर्ष। तो इसी एक्ट को हम क्यों नहीं आगे बढ़ाए, इसी शारदा एक्ट को हम क्यों नहीं आगे बढ़ाए, हमने इसमें परिवर्तन करके नया कानून क्यों लाया, तो उसके बारे में मैंने स्पष्ट लिखा है कि शारदा एक्ट के सजा के प्रावधान कड़े नहीं थे। ठीक, शारदा एक्ट के सजा के प्रावधान क्या थे, कड़े नहीं थे और कुछ विसंगतियां भी थी। ठीक, शारदा एक्ट में जो कानून थे वो कड़े नहीं थे, सजा नहीं कड़ी थी और इसमें कुछ जो है विसंगतियां थी, जिसके फलस्वरूप ही हमें कौन सा कानून लाना पड़ा, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 लाना पड़ा और इसी के बारे में आज चर्चा होगी। तो मैंने अभी तक आपको सबसे पहले बाल विवाह की परिभाषा दी, बाल विवाह के दुष्परिणाम के बारे में आपको बताया और उसके बाद बाल विवाह से जुड़े हुए कानूनों का इतिहास बताया। ठीक, हम 2006 में एक नया बाल विवाह कानून लेकर के आते हैं जिसे बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के नाम से जाना जाता है। इसका इंट्रोडक्शन अभी से शुरू हो रहा है, सभी बच्चे सावधानी से इसको पढ़ते हुए चलें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी आपको डाउट्स हो, जो भी आपके सुझाव हो, कृपया कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें वो देते चलें। ठीक, सबसे पहले देखिए पॉइंट नंबर वन क्या कहता है। ठीक, संसद के द्वारा इस अधिनियम को दिसंबर 2006 में पारित किया गया था। ठीक, संसद के द्वारा, दोनों सदनों के द्वारा इसे पारित किया गया दिसंबर 2006 में। 2006 में कब पारित किया गया, दिसंबर 2006 में। इसी के कारण, देखिए इसके आगे मैंने लिखा है, इसी के कारण इस अधिनियम में 2006 लिखा जाता है। लेकिन यहां ध्यान रखना दोस्तों, दिसंबर 2006 तक राष्ट्रपति के द्वारा इसे पर साइन नहीं हुई थी और अधिनियमित नहीं किया जा सका था। ठीक, परंतु इसके बावजूद भी हम इस अधिनियम में जो है 2006 लिखते हैं। ठीक, राष्ट्रपति महोदय ने कब साइन की, राष्ट्रपति द्वारा इस अधिनियम पर 10 जनवरी 2007 में हस्ताक्षर किया गया था। डेट याद रखिएगा। ठीक, डेट याद रखिएगा, 10 जनवरी 2007। ठीक, तो इसका अर्थ यह हुआ कि इस अधिनियम के अधिनियमित होने का जो वर्ष है वो कौन सा, वो जो डेट है और वर्ष है वो 10 जनवरी 2007 है। ठीक, 2006 बताने का कारण सिर्फ इतना था कि संसद के दोनों के सदनों के द्वारा इसे 2006 में पारित कर दिया गया था, परंतु राष्ट्रपति के द्वारा इस पर साइन न होने के कारण इसको अधिनियम का स्वरूप नहीं मिला था और इस अधिनियम का स्वरूप मिला कब, 10 जनवरी 2007 को। ठीक, तो इसके अधिनियमित होने का वर्ष जो होगा, अगर पूछता है कि अधिनियम के रूप में कब आया, तो आप सदैव 2007 ही लिखिएगा। लेकिन यदि नाम पूछेगा तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि वर्ष कौन सा होगा, 2006 होगा। ठीक, लेकिन एक्ट, कंप्लीट एक्ट के रूप में ये 10 जनवरी 2007 को ही आता है। अब दूसरी चीज पूछता है कि इसे कब लागू किया गया। दूसरी चीज ये पूछता है कि इसे कब लागू किया गया। डेट हमेशा दो ही पूछी जाएगी, अधिनियमित होने की डेट आपसे पूछी जाएगी, दूसरी चीज ये लागू होने की डेट आपसे पूछी जाएगी। ये नहीं पूछा जाएगा कि इसको दिसंबर 2006 में, या इसको ये नहीं पूछा जाएगा कि संसद के द्वारा इसे कब पारित किया गया था। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। इसको मेरा बताने का कारण सिर्फ इतना था क्योंकि इस अधिनियम में हम आगे क्या लिखते हैं, 2006, परंतु राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इस पे साइन जो हुई 2007 में हुई थी। ठीक, अब बात करते हैं इसके अगले पॉइंट पे। पूरे भारत में इस अधिनियम को 1 नवंबर 2007 को लागू किया गया। ठीक, पूरे भारत में इस अधिनियम को 1 नवंबर 2007 को क्या किया गया, लागू किया गया था। ठीक, तो देखिए इसमें हमने आपको 3 डेट बताई। पारित होने का जो वर्ष है, समय है दिसंबर 2006। ठीक, अधिनियमित होने का जो समय है 10 जनवरी 2007 है, लेकिन पूरे भारत में इसके लागू होने की जो डेट है वो है आपके 1 नवंबर 2007। तो ये 3 आपको मैंने डेट्स दी हैं। ठीक है, 3 डेट्स में आपको
मैं अभी पहले भी बोला था, अभी भी बता रहा हूं कि अधिनियमित होने की डेट को आप याद रखिएगा, इसके साथ साथ ये लागू होने की भी तिथि को याद रखिएगा। ठीक, लागू होने की तिथि को याद रखिएगा। ठीक, तो दिसंबर 2006 में संसद के दोनों सदनों के द्वारा ये पारित किया गया। जनवरी 2007 में राष्ट्रपति के द्वारा इस पर साइन की गई और ये अधिनियम के रूप में सामने आया और 1 नवंबर 2007 से ये पूरे भारत में लागू हुआ है। ठीक, अब हम बात करेंगे अब इस अधिनियम के प्रॉपर स्टैंड पे हम बात करेंगे। ठीक, और इसमें हम सबसे पहली चीज आपको जो बताने जा रहे हैं, ठीक, कि इस अधिनियम में कोई भी भाग नहीं है। इस अधिनियम में कोई भी भाग नहीं है। जैसे मैंने आपको दहेज प्रतिषेध अधिनियम बताया था, उस अधिनियम में भी कोई भाग नहीं था। 10 सेक्शन थे, 10 धाराएं थे। इसी प्रकार इस अधिनियम में कोई भी भाग नहीं है तथा यहां पर धाराओं की संख्या कितनी है? 21 धाराएं हैं। ठीक, कई बच्चों ने सवाल उठाया था कि सर इतने सेक्शन, इतने एक्ट्स हैं, तो कैसे सेक्शन याद रहेंगे? सब याद रहेगा। अगर आप ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें जो है समझ में आएंगी और सारी चीजें आपको याद रहेंगी। ठीक, तो कोई भी भाग नहीं है और इसमें टोटल धाराओं की संख्या कितनी है? 21 धाराएं हैं, 21 सेक्शन हैं, जिसमें हम आज पहली चर्चा करने जा रहे हैं, पहले सेक्शन पर चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक, धाराओं की संख्या 21 और कोई इसमें भाग नहीं है। तो शुरुआत करते हैं धारा 1 से, सेक्शन 1 से। ये कहता क्या है? हमेशा की तरह धारा 1 सबसे पहले क्या बताएगी? संक्षिप्त नाम बताएगी। उसके बाद इस अधिनियम का विस्तार क्षेत्र, प्रारंभ होने की तिथि 1 नवंबर 2007, 1 नवंबर 2007। ठीक, संक्षिप्त नाम, विस्तार क्षेत्र, आपका संक्षिप्त नाम बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम। ठीक, उसके बाद विस्तार क्षेत्र संपूर्ण भारत, विस्तार क्षेत्र संपूर्ण भारत, और इसके प्रारंभ होने की जो डेट है वो 1 नवंबर 2007। ठीक, इस अधिनियम में एक खास बात है। ठीक, वो खास बात क्या है? देखिए, उसको मैंने नोट के माध्यम से आपको बताया है कि यह अधिनियम विदेशों में रह रहे भारतीयों पर भी लागू होता है। ठीक, यह अधिनियम विदेश में रह रहे भारतीयों पर भी लागू होता है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि यदि कोई भारतीय विदेश में रह रहा है और बाल विवाह जैसा अपराध करता है तो यह अधिनियम की सीमाएं वहां तक भी पहुंच जाएंगी। और इसको हमेशा ध्यान रखना है कि इस अधिनियम की यह एक खास बात है कि यह अधिनियम विदेशों में रह रहे भारतीयों पर भी लागू होता है। इसके अतिरिक्त इसमें एक पॉइंट मैंने और जोड़ा है, वो क्या है कि यह अधिनियम 1 नवंबर 2007 से पहले हुए मामलों पर भी लागू होता है। ठीक, मतलब क्या हुआ? यह अधिनियम 1 नवंबर 2007 से पहले हुए मामलों पर भी लागू होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह अधिनियम जो लागू होने की डेट है 1 नवंबर 2007, उसके पहले भी यदि बाल विवाह जैसा अपराध हुआ है तो यह अधिनियम की सीमाएं उस डेट तक भी पहुंच जाएंगी। तो ये दो खास बातें हैं इस अधिनियम का। पहली खास बात क्या है कि यह अधिनियम विदेश में रह रहे भारतीयों पर भी लागू होता है और यह अधिनियम 1 नवंबर 2007 से पहले हुए अपराधों पर भी लागू होता है। ठीक, अब ये मैंने सेक्शन 1 की बात की। इसके आगे सेक्शन में नेक्स्ट क्लास में लूंगा। उसका कारण है कि अभी मैंने आज का इंट्रोडक्शन दिया है, इसके बारे में डिस्कशन किया है, इसकी हिस्ट्री के बारे में डिस्कशन किया है। अभी भी हमारे पास 20 सेक्शन है, इनको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, अच्छे से आपको लर्न कराऊंगा। आज का जो भी मैंने मैटर आपको पढ़ाया है उसको अच्छे से आप रिवाइज करिएगा। इसका पीडीएफ मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पे। आप उसको अच्छे से देख करके और इस वीडियो को ज्यादा शेयर करिएगा। जो भी आपको सुझाव चाहिए, जो भी आपको सुझाव देना हो या आपको जो भी डाउट हो, जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बताया करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।